औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इससे पहले आप इस कहानी की 229 इक़सात सुन चुके हैं। आपके इस 230 मुलाहिज़ा फरमाएं। कम अज़ कम कुछ तो सियाह को सबाक का हवाला दो, कुछ तो अपना जोग्राफिया बयान करो। आखिर तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मुझे कहाँ और क्यों ले जाना चाहते हो? मैंने नरमी से कहा। अब सवाल जवाब का इतना लंबा सिलसिला तो ठीक नहीं रहेगा। वो गहरी सांस लेकर बोला, मैं तो पहले ही तुम्हारे इंतजार में काफी वक्त जाया कर चुका हूँ। मेरी शराफत देखो कि मैंने तुम्हारे ऑफिस में घुसकर तुम्हारी महफिल खराब नहीं की। तुम बहुत खुशगवार मूड में मालूम होते थे। उस खूबसूरत खातून और उस SHO से खूब गपशप चल रही थी जो इस वक्त सादा लिबास में था। मैंने सोचा इस रंग में भंग डालना मुनासिब नहीं, बेहतर है कि कुछ देर इंतजार कर लिया जाए। फिर भी गनीमत है कि मेरे आने के बाद तुम्हारी महफिल ज्यादा देर जारी नहीं रही, लेकिन इंतजार की घड़ियां बहरहाल तवील महसूस होती हैं और फिर मौका भी कुछ ऐसा नहीं था कि ज्यादा वक्त जाया किया जाता। इसके बावजूद मैंने कोटे से ज्यादा वक्त खर्च कर लिया है। उसने सरसरी से लहजे में बात की थी, मगर मुझे दर हकीकत खासा जोरदार झटका लगा था कि वो कहीं से ऑफिस में भी झांक कर चला गया था और वो रहीम गुल को भी पहचानता था, जबकि मैं अंदाजा लगाने से कतई कासिर था कि आखिर वो कौन हो सकता था। मैंने एक बार फिर गहरी नजरों से उसका जायजा लेकर अपने जहन को खंगालने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारी शराफत का तो मैं वाकई दिलो जान से कायल हो गया हूँ, मगर ए शराफत के किंग साइज पुतले, जहां तुमने इतनी देर टर करके और मुझे भी टर पर मजबूर करके इतना वक्त जाया किया है, वहां चंद लम्हे और सही इन तारीख मसाइल पर कुछ तो रोशनी डालो। ज्यादा नहीं तो कम अज कम जीरो के बल्ब जितनी रोशनी ही डाल दो। आखिर तुम हो कौन, मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? मैं असल में शराफत की इतनी तकरार कर चुका हूँ कि अब मुझे अपना नाम बताते हुए भी शर्म आ रही है। वो अपना गन वाला हाथ सोफे पर टिकाते हुए बोला, गन का रुख अब भी मेरी तरफ ही था। क्यों, क्या इतना शर्मनाक है तुम्हारा नाम? दरअसल मैं शराफत की जितनी तकरार कर चुका हूँ उसके बाद अपना नाम बताना मजाक का खेज सा लगता है, क्योंकि मेरा नाम ही शराफत अली है। वो जरा हिचकिचाते हुए बोला, मैं बेइख्तियार कराह कर रह गया। क्या सीजम जरीफी थी, उसका नाम शराफत अली था और वो गन दिखाकर मुझे अगवा करने आया था। वैसे जरूरी नहीं था कि ये उसका असल नाम ही होता, मुमकिन था वो अपनी हिस्से मिजाज का मुजाहिरा कर रहा हो। ताहम मैंने उस पर कोई तबसरा नहीं किया और पुरस्कून लहजे में पूछा, शराफत अली, शराफत का तकाजा यही है कि तुम मुझे ये भी बता दो कि आखिर तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? तुम्हें बास ने बुलाया है। आखिर वो गोया बहुत बड़ा राज खोलते हुए बोला, ओह, मैंने हल्की सी सीटी बजाई। इस बास का यकीनन कोई नाम भी होगा, उसके बगैर तो मेरे लिए जानना मुश्किल होगा कि तुम किस बास का तस्करा कर रहे हो, क्योंकि शहर में हर चौथा आदमी किसी न किसी का बास है। नहीं, वो इतना मामूली दर्जे का बास नहीं है। उसके लहजे में हल्का सा फख्र झलका। उसका नाम मिर्जा मुकर्रम बेग है। इस बारे में मेरे होंठों से गैर इरादी तौर पर ही सीटी की सी आवाज निकल गई। मिर्जा मुकर्रम बेग का नाम लेकर उसने गोया मेरे सर पर हथौड़ा रसीद कर दिया था। सेठ रमजान ने मुझे उसके बारे में बताया था और कुछ मालूमात मेरे अपने जराए से भी हासिल हुई थी। वो बहुत बड़े और खतरनाक किस्म के स्मगलरों में से एक था। उसे और पीर दानिश को बाज मामलात में एक दूसरे का ताउन हासिल था। जिस कोठी में सिनेमा क्लब वालों के लिए मखसूस फिल्मों के शो चलते थे और लड़कियां बुक होती थी, वो गो के किराए की थी, लेकिन मुझे पता चला था कि उसका असल किराएदार भी मिर्जा मुकर्रम बेग था, लेकिन वो पीर दानिश के धंधों के लिए इस्तेमाल हो रही थी। मिर्जा मुकर्रम बेग के बारे में मुझे ये भी पता चला था कि करोड़पति बल्कि शायद अरबपति होने के बावजूद मुल्क में उसकी कोई जायदाद नहीं थी और वो किराए की जगहों से काम चलाता था। पिछले दिनों उस कबील के लोगों के खिलाफ कुछ सख्त कार्रवाइयां शुरू हुई थी और जायदाद की जब्ती वगैरह के लिए भी कुछ महकमे हरकत में आए थे, तो उनमें से बेशतर लोग न जाने कहां गायब हो गए और किसी की कोई जायदाद भी हाथ नहीं आई। मिर्जा मुकर्रम बेग की तो तमाम जगह किराए ही की थी, लेकिन बाकी लोगों की भी जिस थोड़ी बहुत जायदाद का सुराग लग सका था, उनमें से बाज प्लाटों पर प्लाजा बनकर फरोख्त हो चुके थे, बाज पर हाउसिंग स्कीमें अनाउंस हो चुकी थी और आवाम से उनकी किस्तें वसूल की जा चुकी थी। इसलिए मामला उलझ गया था। बाज जायदादों को रातों रात पुरानी तारीखों में फरोख्त शुदा जाहिर करके ठिकाने लगा दिया गया था। जाहिर है जो लोग ऊंटों वालों से याराना रखते थे वो अपने घरों के दरवाजे भी बड़े रखते थे। जो लोग इतने ऊंचे पैमाने पर ऐसे काम करते थे उन्होंने आड़े वक्त के लिए भी सब बंदोबस्त किए हुए थे और हर मसले का हल सोच रखा था। वैसे भी हमारे यहाँ इन किस्म के लोगों को बड़ी सहूलियात मुयस्सर है। मिर्जा मुकर्रम बेग के बारे में भी मुझे मोतबर जराए से यही पता चला था कि मुल्क से मफरूर था और उसने गालबन दुबई वगैरह में कहीं डेरा लगाया हुआ था, लेकिन अब शराफत अली मेरे लिए उसका बुलावा लेकर आया था। उसका मतलब था कि मेरे मोतबर जराए कुछ ऐसे मोतबर नहीं थे। शराफत अली रात के वक्त इस तरह गन दिखाकर यकीन मुझे दुबई ले जाने के लिए तो नहीं आया था। मेरे लिए बहरहाल ये एक खतरनाक बुलावा था। मिर्जा मुकर्रम बेग यकीनन पीर दानिश का दोस्त था। कोई बई नहीं था कि कुछ धंधों में उनकी पार्टनरशिप भी रही हो। पीर दानिश और उसकी माँ का जो अंजाम हुआ था उसे यकीनन मिर्जा मुकर्रम बेग को धचका लगा होगा और उस किस्म के लोग इस किस्म के धचकों को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते। पीर दानिश की मौत ख्वाह किसी भी अंदाज में वाक़ई हुई थी और बज़ाहिर उसका जिम्मेदार ख्वाह कोई भी था, लेकिन अगर मिर्जा मुकर्रम बेग को तमाम हालात से आगाही हासिल हो चुकी थी
तो उसने असल जिम्मेदार मुझे ही ठहराया होगा। इस सूरत में मुझे उसकी तरफ से गज़ब की तवक्को ही रखनी चाहिए थी। ताहम इस सूरत में भी ज्यादा इम्कान तो यही होना चाहिए था कि वो मुझ पर भरपूर अंदाज में हमला कराने की कोशिश करता, कहीं रास्ते में छापा डलवाता, कहीं 10-20 आदमी अचानक नमूदार होते और जदीद तरीन हथियारों से तबाही फैलाने और मेरे परखचे उड़ाने की कोशिश करते। मिर्जा मुकर्रम बेग की जिस किस्म की शोहरत मुझ तक पहुंची थी, उस किस्म के लोग तो ऐसी खूनी कार्रवाइयों में माहिर होते हैं, मगर उसने ऐसी कोई कार्रवाई करने का तरद्दुद नहीं किया था और महज एक शख्स को भेज दिया था कि मुझे ले जाकर उसके हजूर पेश करे। माना कि आदमी जेवजात था और उसके हाथ में साइलेंसर लगी एक छोटी सी गन भी थी। उसके बावजूद ये अंदाज मुझे कुछ शाहाना ही लगा था। उसका मतलब था कि मिर्जा मुकर्रम बेग ने मेरे बारे में बहुत कुछ जान लेने के बाद भी मुझे कुछ ज्यादा अहमियत नहीं दी थी और यही समझा था कि उसका एक कासिद टाइप आदमी मुझे गन दिखाकर कान से पकड़ कर ले जाएगा और उसके सामने हाजिर कर देगा। मैं दिल ही दिल में अपनी इस बेवकूफ़ी का बुरा मनाए बगैर न रह सका, लेकिन बज़ाहिर मैंने नहायत खुशखल्की से बातें फैलाते हुए कहा, अरे तुम मिर्जा मुकर्रम बेग के कासिद हो तो इसके लिए इतनी लंबी तमहीद बांधने की क्या जरूरत थी? पहले ही बता दिया होता। मेरे लिए तो ये एजाज है कि मिर्जा मुकर्रम बेग ने मुझे बुलाया है, लेकिन मुझे कोई यकीन सा नहीं आ रहा। मुझ जैसे हकीर आदमी को भी उठवाने के लिए मिर्जा मुकर्रम बेग जैसे आदमी को अपने किरंदों की कम से कम एक गाड़ी तो भर कर भेजनी चाहिए थी। अब वो पहले से कुछ ज्यादा ही मसरूर और मुतमईन नजर आने लगा और अपने सुतून नुमा टांगों की मजीद जरा फैलाते हुए बोला, ऐसा आमतौर पर फिल्मों में होता है या फिर गली कोचों में कीड़े मकोड़ों की तरह जन्म लेने वाले भत्ताखोर किस्म के नए नए बदमाश और इस किस्म की हरकतें करते दिखाई देते हैं। जहां भी जाते हैं छोटा सा एक जुलूस लेकर जाते हैं। वैसे भी मैं तो अकेला ही एक छोटे मोटे जुलूस के बराबर हूँ। उसने अपनी बात से गोया खुद ही महजूज होते हुए हल्का सा कह लगा, बेशक बेशक। मैंने संजीदगी से सर हिलाया। मैं उसकी कैफियत का बागौर जायजा ले रहा था। किसी को दबोचने के लिए वो वक्त बेहतर होता है जब वो अपने असाब को ढीला छोड़ चुका हो। मेरा ख्याल था अब मैं उसे उस मंजिल पर ले आया था। वो बात जारी रखते हुए बोला, वैसे भी तुम्हारा यह ख्याल गलत है कि इस वक्त तुम्हें उठवाया जा रहा है। तुम समझ रहे हो तुम्हें अगवा किया जा रहा है। मैंने कंधे उचकाए। तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या समझना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसने गोया मुझे तसल्ली दी। मैं तो नहायत मोहब्बत और एहतराम से तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। फिर वो यकदम ही उठ खड़ा हुआ। इतने लहीम शेम आदमी का यूं यकदम फुर्ती से उठ खड़े होना खासा हैरत अंगेज अमल था। अब चलना चाहिए। वो फैसला कुल लहजे में बोला, तुम किसी गाड़ी वगैरह में आए हो? मैंने पूछा। नहीं। उसने जवाब दिया, तुम्हारी गाड़ी किस लिए है? उसे ड्राइव भी तुम ही करोगे। जाहिर है मुझे इस खिलौने का रुख भी तो तुम्हारी तरफ रखना है ना। तमाम रास्ते तुम इसी तरह मुझ पर पिस्तौल ताने रहोगे और इसी तरह मुझे होटल से बाहर ले जाओगे। मैंने पूछा। नहीं, मैं इतनी मोटी अकल का आदमी नहीं हूँ। वो बोला, पिस्तौल मेरी जेब में होगा, इसका रुख तुम्हारी तरफ होगा। मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ लग कर चलूंगा। मेरी उंगली ट्रैगर पर होगी। तुम देख ही रहे हो कि मेरी उंगली खासी मोटी है, इसलिए ट्रैगर पर पहले ही काफी दबाव रहता है। इधर तुमने जरा सा अपने रूट से हटकर हरकत में आने की कोशिश की और उधर ट्रैगर दबा। इस पिस्तौल के साइज पर मत जाना, इसकी गोली बड़ी खतरनाक होती है, इंसान को अंदर से उधेड़ कर रख देती है। तुम जैसे ठीक ठाक जवान के लिए भी एक ही काफी होगी। तुम तो काफी अक्लमंद और तजुर्बाकार आदमी मालूम होते हो। मैं तो तुम्हें यूं ही गाउदी सा समझा था। अगर तुम यूं ही मेहनत से अपने काम करते रहे तो उम्मीद है नायब कासिद के ओहदे से तरक्की करके नायब कातिल हो जाओगे। मैंने कहा। वो जरा सा मुंह बनाकर बोला, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया गया। ये भी बताया गया है कि तुम बातें बहुत चटाक पटाक करते हो, इसलिए मुझे तुम्हारे अंदाज़े गुफ्तगू पर हैरत नहीं हो रही, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदाज़े गुफ्तगू पर हो रही है। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, अगर सब बड़े बड़े स्मगलर गिरोह, बाजों और दहशतगर्दों के नुमाइंदे तुम्हारी तरह मुहज्जब, शाइस्ता और खुश एतवार हुआ करें तो वारदातों, कत्ल गारत और अगवा वगैरह में किस कदर खूबसूरती और सलीका पैदा हो जाए। लोगों का अजराह मुरव्वत या महज यकसानियत से फरार हासिल करने के लिए भी अगवा होने को जी चाहने लगेगा। अच्छा, बातें बहुत हो चुकी, अब जरा इधर को घूम जाओ। उसने मुझे मुंह दूसरी तरफ करने का इशारा किया। यह तो तुम कुछ इस तरह हुक्म दे रहे हो जैसे मदारी बच्चा जमूरा को देता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इरादे क्या है? जरा तलाशी लेनी है तुम्हारी? वो जरा बेजारी से बोला, ये मत समझना कि मैं बातों में उलझ कर ये काम भूल गया हूँ। मैं तुम जैसे फरशनास कासिद से उम्मीद नहीं रख सकता। मैंने कहा, लेकिन मैं नहायत अफसोस से तुम्हें इतला देना चाहता हूँ कि मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। फल काटने वाला जेबी चाकू तक नहीं है। अगर मुझे इसी तरह दूसरों की जुबान पर एतबार करने की आदत होती तो मैं इस उम्र को ना पहुंच पाता। नौजवानी में ही किसी गली कोचों के बदमाश के हाथों अल्लाह को प्यारा हो चुका होता। वो इस्तेज़ाइया लहजे में बोला, मेरा ख्याल है तुम मुझे बातों में उलझा कर मजीद कुछ मोहलत हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि मैं तुम्हें पहले ही काफी मोहलत दे चुका हूँ। क्या तुम्हें किसी के आने की उम्मीद है? मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। वैसे भी यहाँ तुम जैसे लोग आ जाएं, वहाँ किसी और के आने की क्या उम्मीद रखी जा सकती है? अगर कोई आया भी तो नुकसान में रहेगा। वो बोला अब मैं हर एक के साथ ऐसा दोस्ताना रवैया इख्तियार नहीं कर सकूंगा जैसा तुम्हारे साथ किया है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरी तो खुद यही दुआ है कि इस वक्त कोई और यहाँ ना आए, ख्वाह बख्वाह हमारी खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू में खलल पड़ेगा। मैंने बातें खिलाई। अच्छा, अब घूम जाओ। उसने गन को हरकत दी। मैं एक बार फिर यही कहूंगा कि मेरी तलाशी लेने की जरूरत नहीं, ख्वाह बख्वाह वक्त जाया होगा। मैंने कहा,
जहाँ इतना वक्त ज़ाया हुआ है वहाँ चंद सेकंड और सही। वो बेपरवाही से बोला, वैसे भी मेरे कुछ असूल है। मैं जब कोई चीज़ लेने जाता हूँ और दुकानदार मेरे सामने उस चीज़ का कोई नमूना रखकर उसकी तारीफों के पुल बांधता है तो मैं वो पीस नहीं लेता, मैं उस चीज़ का कोई दूसरा पीस निकलवाता हूँ। मुझे मालूम होता है कि दुकानदार जिस पीस की तारीफों के पुल बांध रहा है उसमें कोई नुक्स होता है, इसलिए जब कोई इसरार करता है कि मैं उसकी तलाशी न लूं तो मैं जरूर तलाशी लेता हूं और आमतौर पर सूदमंद साबित होती। कितनी अकलमंद हो तुम, मैंने ठंडी सांस लेकर इस्तज़ाइया लहजे में कहा। वैसे इसे कहीं बेहतर होता कि तुम मुझे लिबास तब्दील करने की इजाजत देते। सुबह से अंग्रेजों की इस यादगार में लेटते लिटते बोर हो गया हूं। मैंने अपने सूट की तरफ इशारा किया। इतनी बेजारी है तो मत पहना करो यार, वो तंजिया लहजे में बोला। क्या करूं, मजबूरी है, मैंने कंधे उचकाए। आजकल आदमी की कदर कम उसके सूट की ज्यादा है। किसी महफिल में लोग आदमी को भी बाद में उसके सूट को पहले देखते हैं। जमाना तो हमेशा से ऐसा ही चला आ रहा है, वो बेपरवाही से बोला। बहरहाल मैं तुम्हें लिबास तब्दील करने की इजाजत नहीं दे सकता। वैसे भी हम किसी पार्टी में नहीं जा रहे और इस सूट में कोई खराबी भी नहीं है, नहायत उम्दा और नफीस सूट है। टाई भी शानदार है। उसने तनकीदी नजर से मेरा जायजा लिया। मैं सूट के मयार की बात नहीं कर रहा था, मेरा मतलब था कि शलवार कमीज पहन लूं, जरा इजी हो जाऊं। मैंने कहा, इजी होने के लिए आकर अपना ही लिबास याद आता है। जिंदगी सूट बूट और टाई में गुजर जाती है, मगर इनमें खुद को इजी महसूस करने की आदत नहीं पड़ती। वो ठंडी सांस लेकर बोला। फिर उसने बाजू फैलाकर अपना खैमा नुमा सूट दिखाते हुए कहा, इजी रहना चाहते हो तो ऐसा सूट पहना करो, चलो अब उधर घूम जाओ। अच्छा मुझे हाथ मुंह ही धो लेने दो, मैंने फरमाइश की। चंदा मुझे गोली देने की कोशिश मत करो और जो मैं कह रहा हूँ सीधी तरह उस पर अमल करो। वो नहायत मुशफ़क़ाना लहजे में बोला। मैं चाहता था उसे शुबा हो जाए कि मेरे पास कोई हथियार था ताकि वो जरा अच्छी तरह मेरी तलाशी ले। जब वो कोई ऐसी चीज तलाश करने की कोशिश करता जो मेरे पास नहीं थी तो यकीनन उसके जहन में उलझन पैदा होती जो मेरे लिए फायदा मंद साबित हो सकती थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक अब उसे सिर्फ शुबा नहीं बल्कि काफी हद तक यकीन हो चुका था कि मेरे पास कोई हथियार मौजूद था। चुनाचे मैंने मुहावरतन हथियार डालते हुए कहा, अच्छा भाई अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो ले दो तलाशी। जमाना ही कुछ ऐसा आ गया है कि किसी की बात का एतबार ही नहीं रहा। मेरे लहजे में जमाने भर का दुख झलक आया। मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वो कब से मेरे करीब आया। एक हाथ से उसने गन मेरी कनपट्टी पर रखी और दूसरे हाथ से मुझे टटोलना शुरू कर दिया। वो नहायत तफसील से हर ऐसी जगह हाथ मार कर देख रहा था जहां कोई हथियार पोशीदा होने का इम्कान हो सकता था। इतनी गहराई से तलाशी मत लो यार, गुदगुदी होती है, मैंने कहा। मैं गर्दन घुमा कर नहीं देख सकता था लेकिन अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसके और मेरे दरमियान कितना फासला था। वो मेरे जितना करीब होता उतना ही बेहतर था। गुदगुदी तो नरम नाजुक और मरमई हाथों से होनी चाहिए। वो मुझे टटोलने का अमल जारी रखते हुए बोला, मेरे हाथों से तो तुम्हारे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ सकती थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी मुलाकात दोस्ताना माहौल में हो रही है। दोस्ती में तुम्हारा यह आलम है तो दुश्मनी में वाकई पक्के खबीस लगते होगे। मैंने अपने लहजे से हल्की सी मरूबियत जाहिर करने की कोशिश की। ये गोया उसके लिए तौसीफी अल्फाज थे। उसने हल्का सा कहका लगाया। मैंने अपनी कमर पर उसके कोट का लम्स महसूस किया। उसका मतलब था वो मेरे बिल्कुल करीब था। तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि हमारी पहली मुलाकात दुश्मनों की हैसियत से नहीं हो रही। उसने गोया मुझे किसी बड़े साहने से बचाने की खुशखबरी सुनाई। तो फिर ये गन, ये तलाशी किस सिलसिले में है? मैंने शिकवा किया। हमें मालूम था कि तुम मिर्जा मुकर्रम बेग का नाम सुनकर आसानी से मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगे, इसलिए यही अंदाज बेहतर था। उसने जवाब दिया। तुम आजमा कर तो देखते। मैंने शिकवा जारी रखा। इस बार उसने कोई जवाब न दिया। यकीनन उसकी परेशानी शुरू हो चुकी थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता था लेकिन मुझे यकीन था कि उसके माथे पर शिकने नमदार हो चुकी होंगी। वो मेरा भरपूर बालाई धड़ और जेबें टटोल चुका था। अभी तक कोई हथियार बरामद नहीं हो सका था। सिर्फ मेरा बटुआ बरामद हो सका था जिसे उसने जेब से निकाल कर बेपरवाही से एक तरफ फेंक दिया था। चोटी से एड़ी तक तलाशी मुकम्मल करने के लिए अब उसका झुकना जरूरी था और ये एक मुश्किल मरहला था। उसके लिए उसे गन की नाल मेरी कनपट्टी से हटाना पड़ी। अब गालबन वो इसे मेरी कमर पर या पसलियों पर ठिकाना चाहता था, लेकिन ये उसकी बदकिस्मती थी को मेरे लिए हरकत में आने का लम्हा था। मेरी नजर उसके गन वाले हाथ तक आसानी से जा रही थी। मैंने इंतहाई फुर्ती से उसकी कलाई पर हाथ डालते हुए एकदम दोहरा होकर उसे कमर पर उठाकर आगे फेंक दिया। मेरे इस दाव की कामयाबी का तमाम तरदारो मदार सिर्फ फुर्ती और अंदाजों की दुरुस्तगी पर था। मेरी कोशिश कामयाब रही। उसे उठाकर फेंकना गोश्त के एक पहाड़ को उठाकर फेंकने से कम नहीं था। फर्श पर दबीज कालीन मौजूद था। उसके बावजूद जोरदार धमक महसूस हुई। दाएं बाएं दोनों तरफ के कम से कम 2 कमरों में यह धमक जरूर महसूस की गई होगी। मुझे अंदेशा था कि अगर उनमें से कोई मौजूद हुआ तो कहीं वो दरवाजे पर दस्तक देकर पूछने आ जाए कि किसी अनोखे इत्तेफाक के तहत सिर्फ इस कमरे की छत अलग होकर नीचे तो नहीं आ गिरी थी। अगर फर्श पर दबीज कालीन मौजूद न होता तो शायद वो पूरा फ्लोर लर्ज कर रह जाता और ऊपर नीचे की मंजिलों पर भी उसके असरात महसूस किए जाते। उसकी टांगें बहुत बुरी तरह बेड से जा टकराई, लेकिन उसकी खुशकिस्मती थी कि उस पर भी बहुत मोटी मैट्रेस मौजूद थी। उसकी टांगें बुरी तरह हवा में उछल कर रह गई, वरना शायद बेड या टांगें दोनों में से कोई एक जरूर टूटती।
اس میں شک نہیں کہ اس نے گولی چلانے میں دریغ نہیں کیا تھا، یا پھر شاید ٹریگر پر اس کی موٹی انگلی کا دباؤ بڑھ جانے کی وجہ سے حادثاتی سے انداز میں گولی چل گئی تھی۔ بہرحال میں نے اس کے امکان کو ذہن میں رکھا تھا، اسی لیے اسے اٹھانے کے ساتھ ہی اس کی کلائی پر بھی ہاتھ ڈالا تھا۔ اس کا گن والا ہاتھ اونچا ہو گیا تھا اور شک کی تیز سی آواز کے ساتھ چلنے والی گولی نے فانوس کے چند ٹکڑے اور چھت کا تھوڑا سا پلستر نیچے گرا دیا تھا۔ وہ دوسری گولی نہ چلا سکا کیونکہ اس کا گن والا ہاتھ اس کے اپنے نیچے دب گیا تھا۔ یہ بھی اچھا ہی رہا کہ ٹریگر اتفاقاً دوبارہ نہیں دب گیا، ورنہ شاید گولی خود اسے ہی لگ جاتی۔ میں نے ہاتھ سیدھا کرنے اور گولی چلانے کا موقع بھی نہیں دیا۔ میں اس کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں تھا، یقیناً اس کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور وہ پلک جھپکنے میں کس طرح میرے اوپر سے ہوتا ہوا دوسری طرف جا گرا تھا۔ کم از کم ایک لمحے کے لیے وہ ضرور بدحواس ہو گیا ہوگا، اور وہ پورا دیوزاد بھی تھا۔ اس کے باوجود مجھے اندیشہ تھا کہ وہ بہت پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد شاید اس کمرے کی محدود جگہ میں میرے لیے اس پر قابو پانا خاصا دشوار ہوتا، اس لیے میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ایک ٹھوکر اس کی کن پٹی پر اور دوسری اس کی پسلیوں پر رسید کی۔ ان دو ٹھوکروں نے اسے اٹھنے سے باز رکھا۔ وہ اٹھتے اٹھتے دوبارہ گر گیا۔ میں نے اس پر مزید کوئی وار نہیں کیا، میں اسے زیادہ گزن بھی پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ لمبا ہی لیٹ جائے اور اٹھنے کے قابل نہ رہے، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ مجھے گزن پہنچانے کے قابل نہ رہے۔ اس کا مڑا ہوا ہاتھ اس کے نیچے سے نکل آیا تھا، لیکن اب گن اس کے ہاتھ میں نہیں تھی، اس کے نیچے ہی دب گئی تھی، اور فی الحال شاید وہ گن کو بھول گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی اور اس کے انداز نے مجھے بتا دیا کہ ابھی اس میں خاصی توانائی باقی تھی۔ میں نے اس کے بازو پر ایک ٹھوکر اور اس کی کھوپڑی پر کراٹے کا ایک ہلکا ہاتھ رسید کیا۔ وہ ایک بار پھر چت ہو گیا، لیکن اس بار میں نے اس کے گرنے سے پہلے اس کی گن ٹھوکر مار کر اس کے نیچے سے نکال دی، جس پر اسی لمحے میری نظر پڑی تھی۔ دوسرے لمحے میں نے اس کے اوپر سے دوسری طرف چھلانگ لگا کر گن اٹھا لی۔ میری یہ ساری کارروائی شاید چند لمحوں کے انتہائی تیز بریک ڈانس سے مشابہ رہی ہو، لیکن اس وقت میں اپنی حرکات و سکنات کی مضحکہ خیزی پر غور نہیں کر سکتا تھا۔ اطمینان کی بات یہ تھی کہ میری کوشش کامیاب رہی تھی اور میری اچھل کود کا نتیجہ وہی نکلا تھا جو میں نے چاہا تھا۔ کوئی اندازہ ذرا سا غلط ہونے پر یا ہاتھ ذرا سا اوچھا پڑنے پر نتیجہ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا۔ گن ہاتھ میں آتے ہی میں نے ذرا اطمینان کی سانس لی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ گن کی اب کوئی خاص ضرورت نہیں رہی تھی، میرے لیے جو کام ضروری تھا وہ ہو چکا تھا، یعنی شرافت علی اب حملہ کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میری نظر میں اب وہ شرافت کا پیکر بن چکا تھا۔ وہ چت پڑا چھت کی طرف دیکھ کر آنکھیں پٹپٹا رہا تھا۔ اٹھنے کی کوشش اس نے ترک کر دی تھی۔ اس کا چہرہ ایک خالی الذہن شخص کا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے شبہ ہوا کہ کہیں وہ یادداشت تو نہیں کھو بیٹھا تھا۔ اس کی جسامت کے لحاظ سے میں نے اس پر کچھ زیادہ خطرناک وار نہیں کیے تھے، لیکن عین ممکن تھا کہ کھوپڑی پر کراٹے کا ہاتھ یا ٹھوکر رسید کرنے سے اس کے ذہن کا کوئی غلط سوئچ دب گیا ہو اور اس کی یادداشت کے خانے میں اندھیرا چھا گیا ہو، یا اس کے ذہن کو متوازن رکھنے والے کچھ خلیات درہم برہم ہو گئے ہوں۔ یوں تو یہ ساری دنیا ہی قدرت کا ایک کارخانہ عجائب ہے، بشرطے کہ انسان غور کرے، مگر انسانی ذہن تو بہت ہی بڑا کارخانہ عجائب ہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا اس میں کب کیا تغیر رونما ہو جائے۔ میں کئی سیکنڈ تک منتظر کھڑا رہا، مگر اس نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی آنکھیں دھندلائی سی دکھائی دینے لگی اور وہ بالکل خاموش تھا۔ مجھے یہ بھی شبہ تھا کہ کہیں وہ مکاری سے تو کام نہیں لے رہا۔ ممکن تھا میں اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو اچانک کوئی کام دکھا دیتا، تاہم مجھے اس کے بارے میں تشویش بھی ہو چلی تھی۔ میں نے مزید چند سیکنڈ انتظار کیا۔ آخرکار خطلہ مول لیتے ہوئے میں نے گن دائیں ہاتھ میں ہی رکھتے ہوئے محتاط انداز میں آگے بڑھ کر بائیں ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کی طرف سے کوئی خطرناک رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کوئی چال نہیں چل رہا تھا، بلکہ واقعی اس کے آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ایک ہاتھ سے اسے اٹھانا کسی سست الوجود کینڈے کو اٹھانے سے کم نہیں تھا، تاہم میں نے اسے اٹھا کر بٹھا دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے قدرے اطمینان ہوا کہ وہ دوبارہ چت نہیں ہوا۔ میں نے اس کا گریبان چھوڑ دیا، تب بھی وہ ٹانگیں پھیلائے بیٹھا ہی رہا۔ پھر اس نے 2-4 مرتبہ سر جھٹکا اور اس کی آنکھوں کی دھندلاہٹ کچھ کم ہوئی۔ میں ایک بار پھر اس سے ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے عجیب سے نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس کے بال بکھر گئے تھے، کپڑے چرمڑ ہو گئے تھے، چہرے کا گوشت نہ جانے کیوں اتنی سی دیر میں ہی کچھ لٹکا لٹکا سا دکھائی دینے لگا۔ چند سیکنڈ میں ہی وہ ایک بالکل مختلف انسان نظر آنے لگا تھا، تاہم اس کی آنکھوں میں زندگی لوٹ آئی تھی۔ اس کی سمجھ میں آنے لگا تھا کہ وہ کہاں تھا، البتہ شاید اب بھی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اچانک اس حال کو کیوں کر پہنچ گیا تھا۔ امید ہے اب تمہارے دماغ کے کیڑے جھڑ گئے ہوں گے اور کھوپڑی میں جو تھوڑا بہت زنگ لگا ہوا تھا وہ بھی اتر گیا ہوگا، میں نے کہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور میری طرف دیکھ کر آنکھیں پٹپٹاتا رہا۔ میں نے گن کو حرکت دیتے ہوئے ذرا سخت لہجے میں کہا، اب ذرا فرش سے اٹھو اور اپنی کرسی ضلالت پر بیٹھ جاؤ۔ کیا؟ اس کا منہ کسی مخبوط الحواس شخص کی طرح کھل گیا۔ اٹھ کر کرسی پہ بیٹھ جاؤ، میں ڈانٹ کر کہا۔ اس نے ایک بار پھر سر کو چند جھٹکے دیے، اس کا ہونکلوں کی طرح کھلا ہوا منہ بند ہو گیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اٹھنے میں اسے کافی دقت پیش آئی۔ وہ جوڑوں کے درد کے پرانے مریض کی طرح گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھا
वो इन्हीं लोगों में से था जो ज्यादा कद्दावर और जसीम होने की वजह से बड़ी मुश्किल से गिरते हैं, लेकिन जब गिरते हैं तो दर हकीकत उनका गिरना किसी बड़ी इमारत के ढह जाने से मुशाबा होता है। उसका दोबारा उठना एक मसला बन जाता है। ताहम वो उठ खड़ा हुआ और सीधा हो गया। लड़खड़ाता हुआ कुर्सी की बजाय दूसरे सोफे पर जा बैठा। शायद इस वक्त वो ज्यादा आरामदेह चीज की जरूरत महसूस कर रहा था। उसने चंद गहरी गहरी सांसें ली, फिर खफगिया में से लहजे में पूछा, क्या तुम्हारा ये सब कुछ करना जरूरी था? नहीं, कुछ ऐसा खास जरूरी तो नहीं था। मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए और उसके अन सामने बेड पर जा बैठा। तो फिर तुमने ये क्यों किया? उसने जरा गुस्से से पूछा। मुझे इस लहजे में बात मत करो, वरना मैं अभी और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैंने सर लहजे में कहा। यह तो हल्का सा डोज था, तुम्हें तुम्हारे वजूद की मुनासबत से भारी डोज भी मिल सकता है। उसकी खफगी और बरहमी झाग की तरह बैठ गई। वो सोफे पर कुछ सुकड़ सिमट सा गया। उसके हक में अच्छा ही था कि उसने गुस्सा दिखाने की ख्वाहिश पर जल्दी काबू पा लिया था। मैंने जरा नरमी से कहा, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई अपनी जिसामत और ताकत की वजह से या किसी बड़े बदमाश का कारिंदा होने की वजह से मुझ पर रोक डालने की कोशिश करे। अगर आज तुम मुझे पिस्तौल दिखाकर ले जाने में कामयाब हो जाते तो तुम्हारे मोटे दिमाग में हमेशा के लिए यह बात बैठ जाती कि अफसल तो गड़े की मछली है, जब जी चाहेगा हाथ डालकर पकड़ लेंगे, जब बास हुक्म देगा तभी जाकर उसे गर्दन से पकड़ कर ले आएंगे और बास के हजूर में पेश कर देंगे। वो खामोश रहा। जरा तवक्कुफ से मैंने कहा, किसी भी उचक्के या लफंगे की खोपड़ी में इस किस्म के ख्यालात का जन्म लेना मुझे पसंद नहीं है और ये मेरी आइंदा जिंदगी के लिए परेशान कुन साबित हो सकता है, जबकि मेरी जिंदगी में तुम जैसे बेहुदा किरदारों की बड़ी रेल पैल है। आए दिन कोई ना कोई टकराता ही रहता है। मैं चाहता हूं कि इनकी निकम्मी खोपड़ियां इस किस्म के ख्यालात से बिल्कुल पाक साफ रहें। कुछ आई समझ में मेरी बात?